चलिए तो ये क्लास आपको 24 घंटे बाद में रिकॉर्डिंग पर मिल जाएगी। मैंने आपको अभी बताया कि कुछ स्टूडेंट ने मुझे एक्सरे ट्यूब से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा था, तो उन प्रॉब्लम्स को मैं एक एक करके आज ले लेता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में शुरू नए टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, और कोशिश करता हूँ कि मैं आज इन सभी प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करेंगे अपन यहाँ पे, ताकि हम कल की क्लास में एक नया टॉपिक की एक्सरे जो बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के एक नए टॉपिक पर आगे की ओर बढ़ सके। तो जो मैं कुछ प्रॉब्लम्स उनके बारे में बता रहा था, उसमें सबसे पहला एक जो स्टूडेंट ने पूछा था, उन्होंने पूछा था कि एक्सरे ट्यूब के बारे में पूछा था कि एक्सरे ट्यूब की जो मैक्सिमम स्पीड आपने 3000 आरपीएम बताई है, यही होती है क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्सरे ट्यूब की जो थ्योरेटिकल जो सैद्धांतिक रूप से जो स्पीड जो मानी गई है, वो 3600 आरपीएम की स्पीड मानी गई थी। और मैंने आपको बताया था 3000 आरपीएम की स्पीड हमें अचीव हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो एक्सरे ट्यूब में जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, रोटेशन करने वाले होते हैं, उनके अंदर फ्रिक्शन होता है, मैकेनिकल फ्रिक्शन वगैरह, और जो इन चीजों के कारण से 3000 आरपीएम हम अचीव कर लेते हैं। प्रैक्टिकली हमें ये स्पीड इसमें मिल जाती है, और थ्योरेटिकली ये मानी गई है। लेकिन कुछ कुछ एक्सरे ट्यूब है, उनके अंदर जो हम जो प्रॉपर सर्किट का अगर हम यूज करें, तो इससे क्या हो सकती है, इस स्पीड को हम 10,000 आरपीएम तक भी अचीव कर सकते हैं। 10,000 आरपीएम तक भी अचीव कर लेते हैं। इसकी स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, इतनी स्पीड तक भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें एक्सरे ट्यूब में 3 मॉडिफिकेशन करने होते हैं। इसलिए क्या करना, सबसे पहला मैंने आपको बताया था, टेक स्टेम एज शॉर्ट एज पॉसिबल। क्या करना होगा, 10 जो आपको एनोड का स्टेम है, मैंने आपको बताया था ये एनोड स्टेम है। इस एनोड स्टेम को आपको जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखना होगा। क्यों रखना होगा? ताकि हम इनर्शिया को रिड्यूस कर सकें, ताकि हम क्या कर सकें, इनर्शिया या जड़त्व जिसे कहते हैं उसको रिड्यूस कर सके। एक सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि ये हमें इस स्पीड को बढ़ाना क्यों होता है? इस स्पीड को हमें इसलिए बढ़ाना होता है ताकि जैसे ये एनोड डिस्क है, इस एनोड डिस्क पे अगर मान लो इस पार्ट के ऊपर एक्सरे बीम आके गिर रही है, तो ये जितनी ज्यादा देर तक यहाँ पर गिरेगी, उतना इस पार्ट का, इस पोर्शन का क्या होगा, पिघलने की संभावना ज्यादा होगी। तो एक्सरे इस जो डिस्क एनोड है, इसको हम इतना फास्ट रोटेट कर दे कि ये एक्सरे बीम का जो यहाँ पे सॉरी इलेक्ट्रॉन बीम है यहाँ पर आकर बॉम्बार्डिंग कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन बीम एक पर्टिकुलर पार्ट पर लंबे समय तक ना गिरे। जैसे बहुत फास्ट रोटेट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बीम क्या हो जाएगी, इस पूरे पोर्शन पर इस पर डिस्पर्स हो जाएगी, इसके ऊपर फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी इसके ऊपर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बहुत फास्ट रोटेट कराते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन बीम एक पर्टिकुलर पार्ट पर ना गिरे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 मॉडिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला क्या करते हैं, स्टेम को जितना छोटा हो सके उतना छोटा लेते हैं, ताकि इसका जो वेट होगा जो एनोड असेंबली का, वो बहुत ही कम हो जाएगा। कम होने से क्या होगा, इसको रोटेट होने के अंदर जो मैकेनिकल फ्रिक्शन होगा वो भी कम होगा। दूसरा इसके अंदर हम करेंगे, इसके अंदर जो मैंने आपको बताया बियरिंग्स काम में लेते हैं, तो इसमें 2 बियरिंग्स काम में लेते हैं। उन बियर तो हम व्हाइट बोर्ड पर दोबारा चलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम बियरिंग्स को जितना दूर ले जा सकते हैं उतना दूर दूर रखने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बियरिंग्स यहाँ पे लिया, तो दूसरा बियरिंग्स क्या करेंगे, यहाँ पर हम दूर रखने की कोशिश करते हैं उनको। जिससे क्या होगा, इसके अंदर इसको रोटेट होने के अंदर इसको ज्यादा हेल्प मिलेगी। थर्ड इसके अंदर होगा, जो हम एक्सरे ट्यूब है उसका वेट जितना कम कर सकते हैं उतना कम कर सकते हैं, उतना कम किया जाना चाहिए। जिससे क्या होगा, आपका इनर्शिया या जड़त्व होगा वो डिक्रीज होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लो आपने एक टंगस्टन डिस्क की एक्सरे ट्यूब का मिल ली है। इसकी टंगस्टन डिस्क को आप इस तरह से एक लेमिनेटेड मोलिब्डेनम डिस्क है, लेमिनेटेड मोलिब्डेनम डिस्क मतलब जैसे ये डिस्क है, इस डिस्क का अंदर का सारा पार्ट क्या हो, मोलिब्डेनम का बना हो, और इसके बाहर हम टंगस्टन को लेमिनेट कर दे, इसके ऊपर टंगस्टन का लेप कर दे। तो मोलिब्डेनम वो टंगस्टन की बजाय जो हल्की है, लाइटर मेटल होता है, तो उससे क्या होगा, इसका वेट कम हो जाएगा। तो अगर हम लेमिनेटेड मोलिब्डेनम की एक्सरे जो टंगस्टन डिस्क काम मिलेंगे, तो इससे जो इनर्शिया होगा वो 35% तक इनर्शिया क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। 35% तक इनर्शिया रिड्यूस हो जाएगा। और अगर हम
इस एक्सरे ट्यूब, एक्सरे जो है, जो टंगस्टन डिस्क है या मोलिब्डेनम डिस्क है, इसको अगर हम ग्रेफाइट, लेमिनेटेड ग्रेफाइट डिस्क से रिप्लेस करते हैं, जिसमें क्या हो, अंदर क्या हो, एक ग्रेफाइट की डिस्क हो, इसके बाद हम क्या कर दे, टंगस्टन का लेप कर दे, तो इससे जो इनर्शिया, वो इनर्शिया 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। तो एक्सरे ट्यूब का जो एनोड है, एनोड के रोटेशन को हम 3600 आरपीएम से भी बहुत ज्यादा तक अचीव कर सकते हैं। उसके लिए कुछ मॉडिफिकेशन करने होते हैं। इन मॉडिफिकेशन से क्या कर सकते हैं, हम इसकी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था कि एक्सरे ट्यूब में जो फिलामेंट होते हैं वो दो ही होते हैं क्या? देखो, एक्सरे ट्यूब सिंगल फिलामेंट की भी हो सकती है और एक्सरे ट्यूब ड्यूल फिलामेंट की होती है। एक्सरे ट्यूब क्या होती है, ड्यूल फिलामेंट की होती है, जिसके दो अरेंजमेंट मैंने आपको बताए थे। इसमें क्या था, एक तो साइड बाई साइड अरेंजमेंट और दूसरा वन अबो दी अदर अरेंजमेंट मैंने बताया था। साइड बाई साइड में क्या होता है, दोनों फिलामेंट एक दूसरे के साइड में होते हैं, और वन अबो दी अदर, इस अरेंजमेंट में क्या होता है, एक फिलामेंट दूसरे के ऊपर स्थित होता है। लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड एक्सरे ट्यूब भी होती है जिसमें 3 फिलामेंट तक भी होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, 3 फिलामेंट भी होते हैं। और इसके अलावा एक स्टीरियोस्कोपिक एक्सरे ट्यूब भी होती है। क्या होती है, स्टीरियोस्कोपिक एक्सरे ट्यूब भी होती है। इसमें किससे क्या होता है, इसके हम 3D के अंदर एक्सरे इमेजिंग कर सकते हैं। इमेज को हम 3D के अंदर भी इमेज ले सकते हैं। जैसे अपनी आंख होती है, स्टीरियोस्कोपिक होते हैं, उनसे हम डेप्थ में देख सकते हैं। बाइनोकुलर विजन होता है अपना, उसे हम स्टीरियोस्कोपिक विजन भी कहते हैं। इससे क्या होता है, हम चीजों में गहराई का पता लगा सकते हैं। ऐसी एक्सरे ट्यूब भी बनाई जाती है। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर 2 फिलामेंट होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, 2 फिलामेंट होते हैं, और ये एक दूसरे से बहुत दूरी पर स्थित होते हैं, लगभग 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। और इनके द्वारा एक साथ दो दो रेडियोग्राफ लिए जाते हैं। 2 अलग अलग फिल्म पर रेडियोग्राफ इनके द्वारा लिए जाते हैं एक ही समय पर। क्या होता है, 2 फिल्में एक्सपोज की जाती है, जो दोनों अलग अलग फोकल स्पॉट के द्वारा एक्सपोज की जाती है। अलग अलग फोकल स्पॉट जो दोनों 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। इससे क्या होता है, एक स्टीरियोस्कोपिक फिल्म का जो पेयर प्रोड्यूस होता है। इससे क्या होता है, स्टीरियोस्कोपिक फिल्म का पेयर प्रोड्यूस होता है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डेप्थ में हम देख सकते हैं। इनके द्वारा हम डेप्थ में भी देख सकते हैं कि उनको 3D के अंदर उन चीजों को देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और थी। एक क्वेश्चन आया था कि रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब काम में लिया गया था। तो अगर हम उसमें जो मैथ्स की, जो मैथमेटिकली देखें, इसको मैथमेटिकली कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि आपका जो लोडिंग एरिया, जो हीट लोडिंग एरिया है, वो बढ़ गया है, आपका जो बहुत ज्यादा एरिया पर गेन हो गया है। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, मान लो ये एक स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब है। इसका स्टेशनरी एनोड है, इसके अंदर ये फिलामेंट डिस्क है, और इस पे इलेक्ट्रॉन बीम आके गिर रही है। इस पे इलेक्ट्रॉन बीम आकर गिर रही है। ये इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे मान लो 7 मिलीमीटर के इसकी हाइट है। कैसे, मैं अगर इसको फ्रंट से दिखाऊं, ये आपका फोकल स्पॉट कैसा बनेगा इस पे, ये टंगस्टन डिस्क है। इस टंगस्टन डिस्क पर फोकल स्पॉट इस तरह से बनता है कि फोकल स्पॉट की जो हाइट है वो कितने, 7 मिलीमीटर इसकी हाइट है, और 2 मिलीमीटर क्या है इसकी विड्थ है। तो आपका जो एक्चुअल फोकल स्पॉट हो जाएगा, वो एक्चुअल फोकल स्पॉट कितना होएगा, मैंने आपको बताया था फोकल स्पॉट क्या होता है, टंगस्टन डिस्क के ऊपर या टारगेट पर वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन बीम आकर गिरती है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम कितने एरिया पर गिर रही है, 2 मिलीमीटर इंटू 7 मिलीमीटर, यानी आपका एक्चुअल फोकल स्पॉट हो जाएगा 14 मिलीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 14 मिलीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपको जो, मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, ये मान लो आपका एक्चुअल फोकल स्पॉट है, लेकिन आपका जो एपेरेंट फोकल स्पॉट होगा या इफेक्टिव फोकल स्पॉट होगा, वो आपको ये एक्चुअल से अलग होगा। मान लो ये आपको 2 मिलीमीटर इंटू 2 मिलीमीटर का प्राप्त हो रहा है, तो आपका एपेरेंट फोकल स्पॉट कितना है, 4 मिलीमीटर। मैं आपको इसको सीधा लिख देता हूँ, 2 इंटू 2 इजिकल टू 4 मिलीमीटर स्क्वायर। कितना हो रहा है, 4 मिलीमीटर। आपका एक्चुअल फोकल स्पॉट कितना है, 14 मिलीमीटर स्क्वायर। और आपको जो 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 इफेक्टिव है या जो एपेरेंट फोकल स्पॉट है, जो आपको एक्सरे फिल्म पर मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है, 4 मिलीमीटर स्क्वायर मिल रहा है। तो आपका लोडिंग गेन क्या होगा, तो आपका
लोडिंग गेन क्या हो जाएगा? लोडिंग गेन का फॉर्मूला होता है एक्चुअल फोकल स्पॉट अपॉन अपेरेंट या इफेक्टिव फोकल स्पॉट। ये कितना हो गया? 14/4 इज इक्वल टू 3.5। यानी आपको एक्सरे बीम को, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम को, जो आपका इफेक्टिव फोकल स्पॉट है उससे भी 3.5 गुना ज्यादा एरिया पर इलेक्ट्रॉन बीम आकर गिर रही है, जिससे उसके पिघलने की संभावना कम होगी और आपको इफेक्टिव फोकल स्पॉट छोटा प्राप्त होगा। तो आपका लोडिंग गेन कितना हो गया? 3.5 आपका लोडिंग गेन हो गया। अगर अब इसी को अगर हम रोटेटिंग एनोड की कंडीशन में देखें, तो मान लो ये आपकी जो एक टंगस्टन डिस्क है, इस टंगस्टन डिस्क पर इसकी आपकी जो यहाँ पे इस एरिया के अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन बीम की बॉम्बार्डिंग होती है, कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन बीम की बॉम्बार्डिंग पर होती है। ये एरिया कहाँ है? ये एरिया इस टंगस्टन डिस्क के यहाँ पर है। तो इसकी जो अपन ने हाइट उसमें देखी थी कितनी थी? 7 मिलीमीटर थी। लेकिन इसकी जो विड्थ है वो विड्थ 2 मिलीमीटर ना होकर कितनी होगी? इसकी जो पेरीफ्री, क्यों इसकी ये रोटेट कर रहा है तो इसकी पूरी पेरीफ्री पर आकर इलेक्ट्रॉन गिरेंगे गिरेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी? जो इसकी, अगर हम इसका एक्चुअल फोकल स्पॉट देखें तो क्या हो जाएगा? 7 मिलीमीटर इंटू 2 पाई आर। 2 पाई क्या है? इसकी सरकमफ्रेंस या इसकी पेरीफ्री या परिधि इसकी होगी। तो इसकी और अपन मान लेते हैं कि इसकी जो इफेक्टिव जो रेडियस है वो कितनी है? 40 mm। कितनी है? 40 मिलीमीटर। यानी जो इसकी इफेक्टिव या जो 4 सेंटीमीटर इसकी जो है कि इसकी वो है रेडियस है, इसकी त्रिज्या होगी, रेडियस होगी। तो इससे आप एक्चुअल फोकल स्पॉट निकालोगे तो कितना हो जाएगा? इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी अपन जो लेंगे 2 पाई, और आर की वैल्यू कितनी लेंगे? 40 mm। तो इससे टोटल हो जाएगा ये 1757 मिलीमीटर। इतना आपका एक्चुअल फोकल स्पॉट हो जाएगा। लेकिन इफेक्टिव फोकल स्पॉट तो आपको उतना ही मिलेगा। इफेक्टिव फोकल स्पॉट आपको कितना मिलेगा? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो लोडिंग गेन होगा वो लोडिंग गेन कितना हो जाएगा? 1757/4 इज इक्वल टू क्या हो गया? 439। यानी आपको जो एक्सरे इलेक्ट्रॉन बीम है उस इलेक्ट्रॉन बीम को 400, जो आपका एक्चुअल फोकल स्पॉट है उसके 439 गुना ज्यादा एरिया पर वो फैल सकती है। इसलिए इसका क्या होगा? इसके पिघलने की संभावना क्या होगी? क्योंकि जो सिंगल एक्सपोजर के कारण आपको जो हीट प्रोड्यूस हुई थी वो हीट प्रोड्यूस जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट है उसके 439, 439, या आपको इसको रफली अगर आपको 450 भी मानो तो 450 गुना एरिया पर, ज्यादा एरिया पर फैल सकती है। लोडिंग एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा? लोडिंग एरिया इंक्रीज। लोडिंग एरिया अगर हम इसको दोनों की कंपैरिजन करें, स्टेशनरी एनोड और रोटेटिंग एनोड, तो स्टेशनरी एनोड के अंदर जो लोडिंग एरिया था वो 14 मिलीमीटर था, और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर जो इफेक्टिव एरिया कितना है? 1757 मिलीमीटर। तो लोडिंग एरिया गेन हो जाएगा 1757/14 इजिकल टू 125। यानी स्टेशनरी एनोड और रोटेटिंग एनोड लेते हो तो रोटेटिंग एनोड में आपको स्टेशनरी एनोड का 125 गुना ज्यादा एरिया मिलता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन बीम जो कोलाइड करती है उसके कारण जो हीट उत्पन्न होती है उसको उस पर फैलने का मौका मिलता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कंप्लीट कर दिए हैं। ये प्रॉब्लम्स थी, और ये बीएससी लेवल के स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट बीएससी लेवल जुड़े हैं उनके लिए भी मोस्ट ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके अलावा मैंने आपको कुछ टॉपिक और बताए थे। आज आपको मैंने कहा कि मैं आपको सैचुरेशन रिलेटेड जो एक ग्रिड कंट्रोल एक्सेल ट्यूब के बारे में बताऊंगा और सैचुरेशन रिलेटेड बताऊंगा, तो वो हम कल की क्लास में देखेंगे। उनको कल की क्लास में हम एक सेपरेट चैप्टर के रूप में हम उनको लेंगे। तो क्लास कैसी रही इसके बारे में आप मुझे फीडबैक दीजिएगा, जरूर से बताइएगा।